बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस है, जो हम हर बरस मनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं उसको मनाने के। कुछ बरस पहले लाहौर में पूरा एक सीरीज़ थी इवेंट्स की, वो हुई थी। फिर मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे हुए जिसमें पार्टी चेयरमैन ने ख़िताब किया। इस मरतबा योम तासीस को मनाने का तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ रखा गया है, और वो ये है कि मुल्क भर के तमाम जो डिविज़नल हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर जलसे होंगे और वहाँ पार्टी की जो मकामी या सूबाई क़यादत है वो उससे ख़िताब करेगी। इसी हवाले से कराची में जो योम तासीस का जलसा है वो इंशाअल्लाह ताला हम निश्तर पार्क में करने जा रहे हैं, और काफ़ी अरसे बाद निश्तर पार्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अवामी इज्तिमा होगा। इस सिलसिले में हमने कुछ मीटिंग्स की हैं अपनी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला निश्तर पार्क का ये जलसा जो 30 नवंबर को होगा, उस दिन पूरे मुल्क में जलसे हो रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कराची का जलसा जो है वो बहुत बड़ा बहुत शानदार जलसा होगा। उसी सिलसिले की तैयारियों में मुख्तलिफ़ हमारे जो डिस्ट्रिक्स हैं वो अपने अपने इज्तिमात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज लियारी में जलसा रखा गया है, और उसके बाद कोरंगी में भी एक जलसा है, एक हफ़्ते बाद मलीर में एक जलसा होना है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक जलसा होना है, फिर इसी तरह सेंट्रल में और साउथ में भी कोई ना कोई, साउथ का तो आज हो रहा है, सेंट्रल का इवेंट और केमाड़ी और वेस्ट का इवेंट भी होगा। तो उस तैयारी में हम लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस जलसे का जो है हम इनेकाद करेंगे। मैं आप दोस्तों की मौजूदगी में ये फ़ायदा भी उठाना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सेनेट की सीट खाली हुई थी सूबा सिंध से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के इस्तीफ़े के बाद, उस पर बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत सीनियर कारकुन को, अहदेदार को, हमारे साथी को, वक़ार मेहदी साहब को सेनेट का टिकट जो है वो दिया है। ये मैं समझता हूँ कि ये तसलसल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन खूबियों का कि वो जहाँ मौका मिले पार्टी के पुराने कारकुनों को, अपने कमिटेड वर्कर्स को कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करते हैं। और वक़ार मेहदी साहब की नामज़दगी जो है इस बात की निशानदेही करती है कि जिस तरह इससे पहले मैं भी हो चुका हूँ, डॉक्टर करीम ख्वाजा बने सेनेटर, आजिज़ दामरा बने सेनेटर, इंजीनियर ज्ञानचंद बने सेनेटर, खट्टूमल जीवन बना सेनेटर, अनवर लालदीन बना सेनेटर, अलमास परवीन बनी सेनेटर। इस किस्म के बेशुमार नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गरीब और जो जेन्युइन पार्टी वर्कर थे उनको सेनेट में अकोमोडेट किया। ये मिसाल आपको किसी और जमात में नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे लिए बायस एज़ाज़ है। आज इमरान खान साहब ने जो कल एक फरमाइश नहीं की कि उन्होंने जो अपना वो टांग मार्च है, उस टांग मार्च को जो घूम रहा है दो ज़ख्मों के गिर्द चक्कर काट रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अब कह रहे हैं कि 26 दिसंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। अब जितनी बातें, जितने ऐलानात, जितने दावे इमरान नाजी पहले कर चुका है, अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये 26 वाला भी हमें उसी किस्म का एक कोई दावा लगता है जो पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन जो ख़तरनाक बात है, जो शायद पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुई होगी, कि एक इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, एक जमात का अपने आप को सरबराह समझता है, लेकिन एक आम सी तैनाती जो रूटीन में हो जानी चाहिए, जो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए, जो ज़हर बहस नहीं आनी चाहिए, जो अखबारात की जीनत नहीं बननी चाहिए, उसको इतना इसने ज़हर बहस बनाया है, इतना मुतनाज़ा बनाया है कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद सियासी जमातें कर क्या रही हैं। ये जो एक रवायत इमरान खान डाल रहा है कि सियासी जमातें दबाव डालें कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर, और कोशिश करें कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लग जाए, ये रवायत बहुत ख़तरनाक है। ये तरीक़ेकार जो इमरान खान ने इख्तियार किया ये बहुत ही तबाहकुन है, इसलिए कि आर्मी चीफ की तैनाती हर 3 बरस बाद होनी है, और कोई भी जमात जिसके पास ये ताकत हो कि वो 10, 15, 20 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सकती है,
वो कहे जी मैं तो जाके पिंडी में मैंने बैठना है और फलां आदमी को जो है आप जो है आर्मी चीफ लगाएं। इससे किसी भी तरह से ना इस मुल्क की खिदमत हो रही है, ना ही हमारे इदारों की जो है वो खिदमत हो रही है। इससे इदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जमहूरियत का दुनिया भर में तमाशा बन रहा है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। जब तक उसे इस्टेब्लिशमेंट का जो गैर आइनी किरदार है कि वो इंतखाबात में धांधली करवाएं, वो इसको जितवाएं, फिर इसको हुकूमत में बिठाएं, फिर उसके बाद इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असम्बलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं, सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट हैं वो पढ़वाएं, वो सारे काम वो करते रहें तो अभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के और ये तय कर लिया कि हमने गैर आइनी, गैर कानूनी काम नहीं करना, हमें अपने आइनी दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना है, जो बड़ी खुशाइंद बात है, तो इमरान खान की नींदें हराम हो गई हैं और इमरान खान की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है कि अब मेरा होगा क्या। और अगर ये जो कहता है कि मैं मकबूल तरीन जमात का सरबराह हूँ, तो भाई मकबूल तरीन जमात का सरबराह हो तो इलेक्शन जब होगा इलेक्शन लड़ना और मकबूल तरीन जमात तुम्हें जितवा देगी, तुम जीत कर आ जाओगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना। जो इख्तियार आज शहबाज शरीफ के पास है वो इख्तियार तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम सारे फैसले करना। लेकिन ये मैसेज भिजवाना और ये बिल्कुल कन्विंस है इस बात पर कि जब तक मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ और फिर उसके थ्रू DGISI, फिर उसके थ्रू कोई और, फिर उसके थ्रू कोई और, सारी चीज़ें लगवा के अपने सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल के उनकी ज़िंदगियां तंग करके, मीडिया की ज़बानों पर ताले लगा कर, मीडिया में जो लोग सच बोलते हैं उनको नौकरियों से निकलवा कर, जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस डलवा कर, इस तरह से मैं सबको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और अपनी हुकूमत चलाऊँ और इस हुकूमत में मुल्क के ऊपर बैठ के राज करूँ। ये जो इमरान खान का 10 साला मंसूबा तहस नहस हुआ है, इस मंसूबे के ख़राबी ने इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बिगाड़ दिया है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसकी कोई समझ में नहीं आती बात। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहाँ में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे भी, ख़ास तौर पर अदालतें, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मीडिया के दोस्त भी, जिनको ये धमकियाँ देता है, जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे इल्ज़ामात लगाता है, वो कम से कम इसको सवाल तो करो इससे, कोई इसको डेफेमेशन के नोटिस भेजे, कोई इससे पूछे तो सही कि ये आज़ादी तुम्हें क्या मिली हुई है कि जब तुम्हारी मर्ज़ी में आता है जिसकी तुम चाहते हो पगड़ी उछाल देते हो, जिसके मर्ज़ी आती है तुम ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हो और कुछ नहीं पता इस आदमी को। कभी कहता है कि जी वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तुम्हें लॉ के कख नहीं पता। कहता है आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का तुम्हें कख नहीं पता। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, जमहूरियत का तुम्हें कख नहीं पता और बातें तुम बैठ के ऐसी करते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ दबाव में लाकर, ब्लैकमेल कर कर अपने छोटे छोटे मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करना चाहता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि आज जब हम इस मुल्क में बैठकर जो भी बात कर रहे हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है, सेम पेज पर है। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। वहाँ उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी वीडियोस आप भी देखते हैं, क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी भारत ने अरबों रुपए खर्च करके, साला साल कोशिशें करके वो कुछ हासिल नहीं किया जो इमरान खान ने पिछले 6 साल को मौके फराम कर दिए हैं। ये कोई भी शख्स, देखिए मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मैं अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। कई चीज़ें मैं ऐसी नहीं करता जिससे मेरी पार्टी के वक़ार को, उसको नुकसान पहुँचे। मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन अगर मेरे मुल्क की कई बात आए तो यकीनन मेरा मुल्क मेरी पार्टी से भी ज़्यादा बालातर है। मैं शायद पार्टी के मफादात को सेक्रीफाइस कर दूँगा, कंप्रोमाइज़ कर दूँगा, लेकिन मुल्क के मफादात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये पागल आदमी, इसको ये एहसास नहीं है
कि इस मुल्क ने इसको वज़ीर आज़म कैसे भी जैसे तैसे बनाया, इस मुल्क का ये वज़ीर आज़म रहा है। इसको इस वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के ये इस मुल्क के मफादात का सौदा कर रहा है, इस मुल्क के मफादात को ये अपनी अना की भीन चढ़ा रहा है। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस आदमी ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद कम से कम मेरी सियासी ज़िंदगी में मुझे इतना बेहतर इलेक्शन कमीशन कभी नज़र नहीं आया, जो उसूलों पर कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है और अपने इदारे को चला रहा है। इसको उस पर भी एतराज़ इसलिए कि इसकी बात नहीं मानते, इसलिए कि वो जो फॉरेन फंडिंग का केस था इसकी मर्ज़ी का उस पर फ़ैसला नहीं दिया, इसलिए कि तोशा खाने में जो चोरियाँ इसकी पकड़ी गई हैं इसकी मर्ज़ी का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देता, इसलिए वो उसको बुरा लगता है। मीडिया जो सारा दिन इसको दिखाता रहा, इसकी खाली कुर्सियाँ नहीं दिखाते थे आप, भाई आपने इसको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। इस नालायक आदमी को आपने पाकिस्तान का बड़ा सियासी लीडर बना दिया, लोगों को दिखा दिखा के इसके झूठ को बेच के आपने इसको हीरो बना दिया। आज आपको भी सबको कहता है किराए के टट्टू हैं। वो एंकर जो इसके वर्कर बने हुए थे सारे के सारे, आज ये कहता है कि वो बाहर से पैसे लेते हैं। तो ये सवाल मीडिया को भी करना चाहिए, ये सवाल उन एंकर्स को भी करना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे पास बाहर से पैसा आता है। मीडिया के मालिकान को सवाल उठाना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जिसकी बुनियाद पर तुम हमें किराए के टट्टू कहते फिर रहे हो। ये चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो ये मुसीबत जो मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये मुसीबत इस मुल्क के लिए है। ये आदमी इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करना चाहता है। इस आदमी ने जब वज़ीर आज़म था, जब इसकी वज़ारत अज़मा जा रही थी, तो इसने कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो। मैंने नहीं कहा था, इनके वज़ीरों ने कहा कि इमरान खान जाते जाते नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। ये बारूदी सुरंगें पाकिस्तान के रास्ते में बिछाई गई थी, पाकिस्तान के लोगों के रास्ते में बिछाई गई थी, पाकिस्तान की मईशत के रास्ते में बिछाई गई थी। और उसका जो खुमियाजा है वो हम और आप और इस मुल्क का हर आदमी भुगत रहा है। वो भी भुगत रहे हैं जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, वो भी भुगत रहे हैं जो इमरान खान के जलसों में जाते हैं, वो भी भुगत रहे हैं जो इमरान खान की वजह से गुमराही का शिकार है, वो भी इसका शिकार हुए हुए। अब अगर IMF के साथ ये हुकूमत मुआहिदा करने जाती है तो शौकत तरीन अपने वज़राए ख़जाना को 2 सूबों के फ़ोन करके कहता है, जो आपके सामने बात आई है, फ़ोन करके कहता है कि IMF को कहो कि हम अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए वो कहलवा रहा था कि IMF के साथ आपको मुआहिदा ना हो सके और खुदा न ख्वासा ये मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। ये मुल्क अगर बैंकरप्ट होता है तो सारे जो कौम है उसकी सज़ा भुगतेगी और इतनी मुश्किलात का हम शिकार होंगे जिसका हमें अजाला करना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो ये आदमी इदारों को तबाह करना चाहता है, मुल्क की मईशत को तबाह करना चाहता है, खुदा न खास्ता मुल्क को तबाह करना चाहता है, अपनी हट धर्मी और अनापरस्ती की भीड़ सबको चढ़ाना चाहता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन लोगों से जो इसकी गुमराही का शिकार हैं, जिन लोगों को अगर चले मैं मान लूँ फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मुल्क में जिनकी अपनी सोच और अपने सियासी नज़रियात होंगे, जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं पसंद होगी। भाई आप आज़ाद हैं, उनके खिलाफ वोट करें, आप आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट दें। लेकिन जिस तरफ ये पागल आदमी आपको लेके जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, वो इस मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात है। ये जब हम कहते हैं कि ये मोदी का पोलिंग एजेंट है, चीफ पोलिंग एजेंट है, तो उनको मिर्चियाँ लगती हैं। ये साबित हो रहा है आज, जो तारीफ़ों के पुल इसने बांधे हैं मोदी की पॉलिसियों के। आप मुझे बताइए कि मोदी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत है अपने मुल्क में? जब वो जाकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखो क्या कहता है मोदी के लिए, इसने तो वहाँ की बाकी जमातों को दफन कर दिया है। इसलिए कि ये कोई कमिटमेंट है इसकी कि इसने मोदी जैसे हुक्मरानों को सपोर्ट करना है। इसको जो हम कहते थे ना, ये फॉरेन फंडिंग केस में भारतीयों ने और यहूदियों ने क्यों पैसे दिए, आज ये बात साबित हो रही है कि वो पैसे क्यों दिए गए थे। वो पैसे इसलिए दिए गए कि ये पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इदारों को खुदा न खास्ता नीस्त नाबूद करे, बर्बाद करे, ताकि पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें जो हैं उनको ये किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सके। सवाल पैदा ये होता है, जिस ने कहा था कि मैं 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दूंगा, इसका सवाल तुम इस कौम को दो। तुमने कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, इसका जवाब तुम इस कौम को दो। तुमने कहा था कि मैं करप्शन का खात्मा 90 दिन में करूंगा, तुम इस सवाल का जवाब इस कौम को दो। तुमने कहा था कि मैं इस मुल्क के तबाहशुदा जो इदारे हैं, स्टील मिल है, रेलवे है, PIA, बेशुमार इदारे हैं, तुमने कंपनी बनाई थी,
तुमने कहा था कि 100 दिन में इनको मैं ठीक करूंगा और मेरिट पर इनके सरबराह लगाऊंगा, इसका जवाब तुम दो। तुमने कहा था कि करप्शन के खिलाफ तुमने जंग शुरू की थी ना, जो तुम्हारे दौरे हुकूमत में करप्शन हुई है गोगियों और गोगों ने जो की है, उसका जवाब तुम इस कौम को दो कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में इतने तबादले, उसका जवाब दो कि उसके पैसे कौन ले रहा था। तुम उस घड़ी का जवाब दो। हम तो एक घड़ी को लेके बैठे थे, अब तो नए नए किस्से आ रहे हैं। एक घड़ी नहीं है, पता नहीं कितनी घड़ी है, कितने हीरे जवाहरात हैं, कितने जेवरात हैं जिसके तोहफे को मिले। और इस लुच्चे आदमी ने, जिसके लिए मैंने कहा था एक लफ्ज़ सिंधी का, बिशनी, ये बिशनी वजीर आज़म था पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई आदमी नहीं आया होगा जो ये बिशनियों जैसे काम करता था। यार कोई हद होती है कि घड़ी आपने बेच दी और पैसे जमा नहीं कराए उससे तोशाखाने में, वो पैसे भी खरीदार से लिए और झूठ बोला कि मैंने 5 करोड़ 10 लाख में ये पूरा सेट जो था, जिसमें घड़ी, कफलिंग्स, रिंग और पेन शामिल था, वो बेचा है। और वो रसीद आप देखें। यार आप इधर से निकलो, बाहर फ्रूट वाला खड़ा होगा, खरीद लो। आपको लिखेगा सेब 1 किलो, 1 किलो की कीमत 100 रुपये और आगे लिखेगा 200 रुपये। आप कहोगे केले चाहिए, वो लिखेगा जी 1 दर्जन केले, उसका रेट जो है वो ये 50 रुपये और आगे 50 रुपये, वो फिर तय करेगा, टोटल करेगा। इसने 5 करोड़ 10 लाख का सौदा कर दिया हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चीज़ों का। और वो आप रसीद तो देखो, सिर्फ ये लिखा है ये चीज़ें 5 करोड़ 10 लाख। यार कोई सब्जी वाला ऐसा रसीद नहीं देता, कोई फ्रूट वाला ऐसी रसीद नहीं देता, कोई परचून की दुकान वाला ऐसी रसीद नहीं देता। और ये तुमने लोगों को तुमने पता नहीं अपनी तरह चवल समझा हुआ है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि तोशा खाने में जो उसकी वैल्यू तय हुई थी, जो निकाली उन्होंने, वो 10 करोड़ निकाली। तोशा खाने की वैल्यू 10 करोड़ है और ये आदमी बेच रहा है 5 करोड़ 10 लाख में। और उस दुकान की हालत भी आपके मीडिया वालों ने दिखाई है, वो दुकान तो जाके देखो। उस दुकान पे 5 करोड़ 10 लाख रुपए का सौदा हुआ है। इन्होंने झूठ इतना बोला है कि जो अब इनसे संभल नहीं रहा है और अब वो चीजें खुल के आ रही हैं। आजम इस कदर घटिया हो सकता है। बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वजीर आजम है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये आइन शिकन है, इसने आइन को तोड़ा है। इसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो बार बार मुतालबा करता हूँ, और भाई पकड़ो, जालो उसको जेल के अंदर। ये चोर है, ये बिशनी है, ये डाकू है, ये झूठा है, ये फितना है, ये इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जितनी अगर इतनी आसानी देंगे आप इसको, ये इतनी बकवास करने की इसको छूट होगी, तो ये इतनी बकवास करता रहेगा, अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करता रहेगा। हमारे मुल्क में जो गैर सियासी बेचारे इमेच्योर लोग हैं, जिनको सियासत, आइन, कानून का कुछ नहीं पता, उनको गुमराह करता रहेगा और उनको गुमराह करके हमारे मुल्क को मुसीबत में डालता रहेगा। तो ये इस वक्त का तकाजा है कि इसको पकड़ें, 1 हफ्ता इसको जेल में डालें, 1 हफ्ता इसकी खुराक बंद करें। आप देखें ये तड़पता रहेगा मछली की तरह, ये सारे सच बोलेगा, ये रोएगा, ये पीटेगा, ये आपको बताएगा कि इसको कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे थे, कौन कौन इसको पैसे दे रहा था और कौन कौन इसको पढ़ा रहा था कि तुमने क्या करना है और क्या कहना है। इसमें इतना दिमाग नहीं है कि ये सारी चीज़ें कर सके, ये फारिग आदमी है दिमाग से। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुल्क दुश्मनी की हरकतें इसने की हैं, लोगों को इब्रत का निशान बना के इसको पेश करना चाहिए, ताकि किसी और पाकिस्तानी को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस किस्म की घटिया मुहिम जो है नहीं चलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।